Hello and welcome, my dear students. Welcome to another exciting lecture of law with me, CA Preeti Agarwal. We have almost reached an end of preliminary chapter. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो रेलेवेंस है ना, ये आपको बाद में ही पता चलेगी, क्योंकि आगे जैसे भी हम बढ़ते जाएंगे ना, मैं आपको बोलूंगी देखो प्रिलिमिनरी में हमने ये पढ़ा था, ये डेफिनेशन पढ़ी थी, इस वर्ड का मीनिंग पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम प्रिलिमिनरी क्या है, इसमें तो सिर्फ डेफिनेशन है ना, ये तो हम खुद से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और आगे जाके आपको ये डेफिनेशंस बहुत काम में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलो पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। आई हैड डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ मैनेजर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने मेंबर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि आई थिंक इसको पूरा सिलेबस एक्चुअली जस्टिफाई नहीं करता है, जस्टिस नहीं देता है। बिकॉज इफ यू सी ना, उन्होंने मेंबर को यहीं पे डिस्कस किया है, आगे जाके इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो आई थिंक वी शुड नो, क्योंकि हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि मेंबर कौन होता है, मेंबर की राइट्स क्या होती हैं, पर्सन मेंबर कैसे बन सकता है। तो ये सारी नॉलेज हमको होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वी हैड डिस्कस कि मेंबर कौन होता है, मेमोरेंडम, नेटवर्थ, नोटिफिकेशन, ऑफिसर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। आई थिंक ये सब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। यस, ऑफिसर इन डिफॉल्ट तक किया था। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम हमारे हर लेक्चर की शुरुआत हमेशा रिवीजन से ही करते हैं और आगे भी करते आएंगे। ऐसा नहीं है कि बस अभी हम रिवीजन कर रहे हैं और बाकी बाद में हम भूल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस फॉलो दिस रिवीजन पैटर्न एवरी टाइम। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर में क्या फर्क होता है? देखो, मैनेजर इज entrusted with either whole, that is 100%, or substantially the whole of the powers of management of the company. तो यहां पर या तो इसके पास होल पावर होगी या सब्सटैंशियली द होल। सब्सटैंशियली मतलब कि ऑलमोस्ट होल ही हो गई ना। होल इन द सेंस 100% होता है, सब्सटैंशियली मतलब कि इट्स जस्ट लाइक होल ओनली, ऑलमोस्ट द होल पावर्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन है हु हैज सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मैंने आपको एक चार्ट लिखवाया था, उससे ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। होल ऑफ द पावर्स या फिर सब्सटैंशियली होल ऑफ द पावर्स, ये मैनेजर के पास है। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंशियल पावर्स होती हैं, होल पावर्स नहीं होती हैं। इसीलिए अभी आपने नोटिस किया, आप होल पावर या फिर सब्सटैंशियली होल दो अलग लोगों को तो नहीं दे सकते ना। ए तेरे पास होल पावर है, तेरे पास सब्सटैंशियल पावर है, ऐसे कैसे होगा? आपके पास अगर होल पावर है तो दूसरे के पास सब्सटैंशियल पावर नहीं होगी ना। Yes, so you cannot have manager and managing director at the same time. या तो आपके पास मैनेजर होगा या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। यू कैनॉट हैव मैनेजर एंड एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर इन द कंपनी एट द सेम टाइम। दोनों अपॉइंट नहीं हो सकते। मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड टुगेदर, क्योंकि आप दो लोगों को, दो अलग लोगों को, कि तेरे पास होल पावर है, तेरे पास सब्सटैंशियली होल पावर है, नहीं दे सकते ना। अच्छा, अगर मैंने एक मैनेजर अपॉइंट कर लिया तो दूसरा मैनेजर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तेरे पास होल पावर है, तू भी मैनेजर है, तेरे पास भी होल पावर है, ऐसे कैसे होगा? तेरे पास होल है, तेरे पास सब्सटैंशियली मतलब ऑलमोस्ट होल पावर है। दो मैनेजर भी नहीं हो सकते और एक मैनेजर और एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं हो सकता। या तो मैनेजर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। ठीक है, मैनेजर को डायरेक्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को सबसे पहले डायरेक्टर होना कंपलसरी है। मैनेजर जो है, ही इज अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के सुपरविजन में रहता है वो। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंबर कौन होता है? हु इज अ मेंबर? मेंबर एक्चुअली बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है किसी को। सब्सक्राइबर जो होता है, जो मेमोरेंडम साइन करता है, मैंने आपको मेमोरेंडम भी दिखाया था,
He signs the memorandum and he agrees to purchase the number of shares mentioned against his name. तो वो सब्सक्राइबर है, एटलीस्ट 1 शेयर तो उसको लेना ही है। तो जैसे ही वो शेयर्स ले लेता है, हम उसको मेंबर मान लेते हैं। भाई इतनी क्या जल्दी है, अब तक ना अलॉटमेंट हुई है, इनफैक्ट उसने अप्लाई भी नहीं किया था। वो तो सिर्फ मेमोरेंडम साइन करके बैठता है कि हाँ मैं इतने शेयर्स खरीदूंगा, मतलब एक कमिटमेंट करके रखता है। लॉ बोलता है नथिंग डूइंग, इसको तो हम तुरंत मेंबर बना लेंगे। क्यों? अरे तुमने प्रॉमिस किया है, तुमको ये पैसा लाना है। अगर कल को कंपनी ने थोड़े बहुत क्रेडिटर्स से पैसे ले लिए या फिर लोन ले लिया या गुड्स दे दिए, गुड्स खरीद लिए ऑन क्रेडिट, उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कर दी लेकिन तुरंत ही वाइंडिंग अप भी कर लिया, तो क्रेडिटर्स को अपना पैसा कहाँ से मिलेगा ना? अलॉटमेंट्स तो हुई नहीं, बाहर से तो कोई पैसा आया ही नहीं है। तो सब्सक्राइबर्स, तूने जो कमिटमेंट की है वो पैसा तू लेकर आ। सो ही इज कंसिडर्ड एज अ मेंबर। जो भी उसने प्रॉमिस किया है वो पैसा उसको लाना ही पड़ेगा। देर आर अदर वेज इन विच यू कैन बिकम अ मेंबर। जैसे राइटिंग में बन सकते हो। तो कोई भी पर्सन जिसको मेंबर बनना है, यू हैव टू मेक द एप्लीकेशन इन राइटिंग ओनली। ओरल एप्लीकेशंस आर नॉट एंटरटेन्ड, उसके अगेंस्ट अलॉटमेंट नहीं हो सकती। अलॉटमेंट्स विल बी मेड अगेंस्ट अ रिटन एप्लीकेशन ओनली। मैंने आपका नाम है ना वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर दिया, आपसे मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया था, मैंने सिर्फ सीधा सीधा जाके आपका नाम रजिस्टर में डाल दिया। दैट डजंट मीन दैट यू हैव बिकम अवर मेंबर। मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन राइटिंग में आनी चाहिए, तो राइटिंग में होगी तो ही आप अलॉटमेंट कर सकते हो। सिर्फ नाम लिख दिया रजिस्टर में डजंट मीन कि वो मेंबर हो गया। आपका नाम अपीयर्स एज अ बेनिफिशियरी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी। आपके शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, तो कंपनी बोलती है यार डीमैट फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है ना, मुझे क्यों करने हैं? डिपॉजिटरी इज ऑलरेडी मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो कंपनी बोलती है जो रिकॉर्ड्स डिपॉजिटरी मेंटेन कर रही है वही हमारा रजिस्टर हम मान लेंगे ना। तो कंपनी अलग से रजिस्टर बनाती ही नहीं है। तो जो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स हैं वही, उसी को हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मान लेते हैं। तो अगर आपका नाम आपका नाम अगर वो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में है, ठीक है, आपका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में है तो फिर आप मेंबर हो। फिर हमने नेटवर्थ पढ़ा था, क्लॉज 57। नेटवर्थ में क्या आएगा? इट्स द वर्थ ऑफ द बिजनेस, मतलब एसेट बेचकर लाइबिलिटीज पे ऑफ करके जो बच जाता है, जो अब मेंबर्स लेकर जाएंगे, दैट इज द वर्थ ऑफ द बिजनेस ना। लाइबिलिटीज तो पे करनी ही करनी है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? एसेट बेच कर आएगा। फिर एसेट्स बेच दिए मैंने, सपोज मुझे 100 करोड़ मिले, लाइबिलिटीज पे कर दी लेट्स से 60 करोड़, तो 100 में से 60 करोड़ तो पेमेंट हो गई, जो 40 करोड़ रह जाता है ना, वही तो आपका वर्थ है, वही तो आप घर लेके जाओगे इन केस द बिजनेस इज वाउंड अप। सो दैट इज नेटवर्थ। ऑफिसर कौन है? अब मैम ऑफिसर पढ़ना ही क्यों है हमें? क्योंकि हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट पढ़ने वाले हैं ना। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट जानने के लिए मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ऑफिसर कौन है। ऑफिसर इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर, मैनेजर, जो हमने पहले डिफाइन किया था कि मैनेजरियल पर्सनल, सीईओ, सीएफओ, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, any other person in accordance with whose directions, instructions the board is accustomed to act। जैसे मैंने आपको वो केस लॉ याद दिलाया था, हमने लिखा था क्या उसका? नहीं, गिल्फर मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। गिल्फर मोटर कंपनी में, हाँ यहाँ पे देखो, गिल्फर मोटर कंपनी एंड हॉर्ने, हॉर्ने ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की एंड दे स्टार्टेड अंडरकटिंग गिल्फर मोटर कंपनीज प्राइजेस। तो मिसेस हॉर्ने एंड मिस्टर हावर्ड, जो मिस्टर हॉर्ने का फ्रेंड था,
They were the only two members and directors. तो मिस्टर हॉर्ने से बिना पूछे कंपनी कुछ काम करती ही नहीं थी. कंपनी was accustomed to act as per the directions or instructions of Mr. Horney. Mr. Horney was considered as a promoter, आप बोल लो, ऑफिसर बोल लो, क्योंकि इसके बोलने पे ही हम आगे बढ़ते हैं. तो कॉर्पोरेट वे लिफ्ट करके हम इसको भी कंपनी का हिस्सा मान लेंगे. इसीलिए ये एग्जाम्पल है ना, बहुत बेस्ट फिट होता है व्हेन वी डिस्कस कि ऐसे कौन पर्सन है जिसके इन अकॉर्डेंस विद उस डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट. तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उसके लिए. अच्छा, ऑफिसर, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी हमें अभी समझ में आएगा. ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है कि देखो भाई, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कंपनी का तो दिमाग है नहीं. हाँ, कंपनी को तो फाइन और पेनल्टी लगेगी, लेकिन साथ में ये सब करने का आइडिया किसका था? ये ऑफिसर्स का ही होगा ना. ये ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, इनका ही होगा ना प्लान. कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाती है यहाँ पर. दे आर हेल्ड पर्सनली लायबल. तो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट. अच्छा, पर्सनली लायबल से भी ज्यादा, अगर आप कंपनी के लिए डिसीजंस ले रहे हो और आपने कुछ फ्रॉड कर दिया, गड़बड़ कर दी, तो आपको भी फाइन या पेनल्टी लगेगी एंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. कंपनी को तो आप जेल में डाल नहीं सकते, लेकिन इन लोगों को इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट में कौन आएगा? एक तो होल टाइम डायरेक्टर्स. अगर आपको चाहिए तो आप यहां पर लेफ्ट मार्जिन में लिख सकते हो होल टाइम डायरेक्टर्स. अरे यार, तुम पूरा टाइम कंपनी में ही रहते हो, होल टाइम यू आर इन द कंपनी, यू आर मैनेजिंग द कंपनी. कुछ भी गड़बड़ हो गई, तुम तो लायबल हो ना, तुमको तो पता ही होगा सब. की मैनेजरियल पर्सनल, भाई की पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हो आप, आपको तो पता ही होगा ना कंपनी ने क्या गड़बड़ की है. शायद आप ही का दिमाग होगा. मैम मेरे पास तो कोई केएमपी नहीं है, बोलो. हाँ, तो डायरेक्टर्स विच आर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, और उन्होंने कंसेंट दिया है कि हाँ हम केएमपी जैसे ही होंगे. किसी को भी नहीं हमने अलॉट किया. क्यों किसी को फंसाएं? तो लॉ बोलता है ऑल द डायरेक्टर्स विल बी कंसिडर्ड एज ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट. अगर आपने किसी का नाम नहीं लिखा है तो सबको लायबल कर देंगे हम, सबको. Any person under whose immediate authority, sorry, who under the immediate authority of the board or KMP is charged with the responsibility of maintaining, filing, distribution of accounts. जैसे मैनेजर हो गया, उसको ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उसके पास तो सब्सटैंशियल या फिर होल पावर है टू मैनेज द कंपनी, तो वही होगा. उसको पता था ये सब चल रहा है, उसने कोई स्टेप्स नहीं लिए उसको रोकने के लिए, उसको पता था ये सब चल रहा है, या उसके आइडिया से ही था ये सब. Any person in accordance with whose advice, directions, instructions the board is accustomed to act. जैसे वो गिरफा मोटा वाला ही एग्जाम्पल ले लो. हाँ, लेकिन इन लोगों को हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे. जैसे मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एक कंपनी सेक्रेटरी ने मेरी हेल्प की थी, वो तो अपना काम ही कर रही है ना. कंपनी सेक्रेटरी तो अपना काम ही कर रहा है ना. वो थोड़ी ना प्रमोटर बन जाएगा या ऑफिसर इन डिफॉल्ट. अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई कंपनी में, उसको थोड़ी ना लायबल करेंगे, वो तो अपना काम ही कर रहा था ना. हाँ, इफ ही गोज बियॉन्ड हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी तो हम उसको लायबल कर सकते हैं, तो शायद लायबल हो. बट अगर वो अपना काम ही कर रहा है तो फिर वो लायबल नहीं होगा ना. जैसे मैंने प्रमोटर में आपको लास्ट टाइम ना फाउंडेशन में एक्सप्लेन किया था, इसने मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में बहुत हेल्प की, ठीक है. लेकिन अगर ये मुझे फंडिंग भी करवा रहा है, अब ये तो उसका काम नहीं है ना. सीए, एडवोकेट, इनका काम फंडिंग वगैरह करवाना नहीं है ना. हाँ, लेकिन ये मेरे को फंडिंग में भी हेल्प कर देता है. इफ ही इज गोइंग बियॉन्ड हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, देन ही मे बी रिगार्डेड एज एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट. वहां पर ही मे बी रिगार्डेड एज अ प्रमोटर, ये हमने पढ़ा था. एवरी डायरेक्टर हु इज अवेयर, उसको पता है दैट देयर इज सम कॉन्ट्रावेंशन, एक्ट फॉलो नहीं की जा रही है सही तरीके से.
ये वो पार्टिसिपेट कर रहा था, उसने कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं किया, या तो उसी के कंसेंट या उसी के आइडिया, प्लानिंग, स्कीमिंग से ये बातें हो रही हैं। अच्छा, उसको पता था। हाँ, जस्ट बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर हम आपको लायबल नहीं करेंगे कि नहीं आप डायरेक्टर हो इसलिए आप लायबल हो, नहीं। मतलब जस्ट बिकॉज वो डायरेक्टर थोड़ी ना लायबल होगा। वो अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी ने आइडिया दिया, उसी की प्लानिंग थी, तब उसको लायबल करेंगे ना। अगर आपके शेयर ट्रांसफर या इशू से रिलेटेड कोई गड़बड़ हो गई है, तो आपके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, उन्हें भी लायबल किया जाएगा। मैम, शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या काम करते हैं? जैसे नाम में लिखा है, वो आपके शेयर्स ट्रांसफर करने में मदद करेंगे। कोई भी इशू हो गया तो हम इनके पास जा सकते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन करना वगैरह। लेकिन मैम आजकल तो डीमैट है ना, शेयर्स हमको इनकी जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर आपको ऑफ मार्केट करना है, ऑफ मार्केट मतलब आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे ही शेयर्स करने हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ना कि मुझे इस पर्सन के नाम पे मेरे डीमैट अकाउंट के शेयर्स करने हैं ट्रांसफर। तो आपको एजेंट के पास तो जाना ही पड़ेगा। और आप भी, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अभी भी शेयर्स डीमैट में नहीं है। प्राइवेट कंपनीज को वैसे तो कंपलसरी हो चुका है अभी कि नए शेयर्स आपको डीमैट में ही इशू करने हैं, लेकिन पुराने पुराने शेयर्स जो अभी भी फिजिकल फॉर्म में है, तो ट्रांसफर एजेंट तो चाहिए ना, कुछ इशू हो गया तो। रजिस्ट्रार्स, मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है, रजिस्ट्रार टू द इशू या फिर मर्चेंट बैंकर्स है, ये हमको सब फंडिंग में हेल्प करते हैं। मर्चेंट बैंकर्स जो हैं, दे हेल्प अस इन आईपीओ, दे हेल्प अस इन पब्लिक इशू, पब्लिक ऑफर। रजिस्ट्रार्स टू द इशू, तो ये लोगों को हम तभी लायबल करेंगे जब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ शेयर्स, फर्दर इशू बोल दो, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोल दो, जब उनसे रिलेटेड कोई इशू होगा ना, तभी इनको लायबल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, आई थिंक यहीं तक किया था। यस, ओके। स्टोरी मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हो। तो ये देखो, आर की स्टोरी हमने क्या लिखी है अभी, ओ की भी लिखी होगी, पी, ये ओ की है। यस, तो डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, ऑफिसर्स अपॉइंट करने का टाइम आ गया। यस, यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप क्लॉजेस लिख सकते हो। जैसे डायरेक्टर्स तो मैंने अपॉइंट कर लिए हैं कंपनी में, अब ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं, पर अच्छे वाले अपॉइंट करना, ताकि कोई डिफॉल्ट ना हो जाए। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हुआ तो ऑफिशियल लिक्विडेटर सब कुछ बेच डालेगा। फिर ओपीसी में सादा बिजनेस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, क्या तुम्हें रेजोल्यूशन के बारे में कुछ पता है? क्लॉज 63, ओके। अब पी पे आ जाते हैं। सेक्शन 64 टू 67 अच्छे लोग नहीं है, पता है आपको, क्योंकि ये ओमिटेड है ना। इनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब हमको एग्जाम में भी नहीं है, 64 से 67 तक। पी से प्रोस्पेक्टस, अच्छा, क्या बात है। क्लॉज 70, एक प्राइवेट कंपनी 68, उसका प्रमोटर जो है क्लॉज 69, प्रोस्पेक्टस इशू करेगा क्या? अच्छा, एक प्राइवेट कंपनी का प्रमोटर, ओ हो, प्राइवेट कंपनी का प्रमोटर कैसे प्रोस्पेक्टस इशू करेगा? नहीं नहीं, प्रोस्पेक्टस तो सिर्फ पब्लिक कंपनी को पब्लिक ऑफर के समय इशू करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी नहीं करती ये सब। तो फिर ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? वो भी पब्लिक ऑफर में आते हैं क्या? तो इस तरीके से एक टाइम पास स्टोरी बनाई है मैंने, ताकि आपको सब कुछ लर्न हो जाए। अदरवाइज इतने सारे सबसेक्शन से कहाँ लर्न होंगे। अच्छा, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर, वन पर्सन कंपनी, ये सब मतलब कहाँ इस पे क्वेश्चंस आएंगे? इट इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर।
मिनिमम 1 है और मैक्सिमम भी 1 ही है। हाँ, ये आ सकता है ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पे कोई डिटेल में क्वेश्चन आ गया अगर। एक्चुअली ये आगे भी आएगा, बट मुझे लगता है ये स्टेज पे अगर हम इसको डिस्कस कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डिटेल में कर लेंगे तो बाद में हमारा टाइम बच जाएगा। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, आप मेरे साथ लिखो ना, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का और एक एग्जाम्पल स्पेशल रेजोल्यूशन का, मतलब आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी क्योंकि एक्ट अभी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर से। इनकॉर्पोरेशन करेंगे, प्रमोटर्स के बारे में सीखेंगे एंड मेमोरेंडम, ये सब रिवाइज करने के बाद प्रॉस्पेक्टस। तो ये ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन तो कई बार आया, मतलब आते ही रहेगा आपको। तो ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया ना, देन आई थिंक ये कौन सा पेज आ गया, ठीक है ये भी पेज चलेगा। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ गया देन आई थिंक लाइफ विल बिकम वेरी इजी। ठीक है, चलो मेरे साथ ही आप लिखो। पहले तो नोटबुक में हेडिंग दे दो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अच्छा, अब मान लो दैट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी, आप मेरे साथ ही लिखो, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी आर 100। ठीक है, 100 मेंबर्स है कंपनी में। लेट्स से दैट सारे थोड़ी ना आएंगे मीटिंग अटेंड करने, सो मेंबर्स हु अटेंडेड द मीटिंग, सब मेंबर्स नहीं आए, सिर्फ 70 मेंबर्स आए। ठीक है, 70 मेंबर्स आकर भी देर आर फ्यू जो बोलते नहीं हमको वोट ही नहीं करना है, हम तुम में विश्वास ही नहीं रखते। सो देर आर मेंबर्स हु डिड नॉट वोट, मेंबर्स हु abstained फ्रॉम वोटिंग, करा ही नहीं इन्होंने वोट, ऐसे 10 मेंबर्स थे, बाकी 60 लोगों ने वोट किया। हाँ, लिखो मेरे साथ, therefore members who voted are 60। ठीक है, अब इनमें से कुछ मेंबर्स ने फेवर में वोट किया होगा, कुछ ने अगेंस्ट में वोट किया होगा। तो आप लिखो मेंबर्स हु वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। अभी उतना क्या लिखूं डिटेल में, वोटेड इन फेवर। ठीक है, लेट्स से 40 मेंबर्स वोटेड इन फेवर, आउट ऑफ 60 40 voted in favor, so can we say that 20 voted against the resolution? Members who voted against the resolution are 20, ये मिला के कितने हो गए 60, क्योंकि 60 लोगों ने ही वोट किया था ना। अब मेरा सवाल ये है, इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड? बताओ, क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगी? अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए द वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, 50% से ज्यादा। वोट्स कास्ट अगेंस्ट कितने हैं 20, फेवर 40 है, डेफिनेटली द वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। एक भी वोट ज्यादा होगा ना तो चलेगा, मतलब अगर
यहाँ पर 20 होते और वोट्स इन फेवर 21 होते, तो भी मैं बोलूंगी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गई है। ठीक है, तो वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। अभी ना एक स्टूडेंट है, उसने मुझे पूछा था, और ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है कि मैम, मान लेते हैं, हाँ, अदर एग्जाम्पल, मान लेते हैं वोट्स कास्ट अगेंस्ट 30 थे और वोट्स कास्ट इन फेवर भी 30 थे, फिर क्या करेंगे हम लोग? अब दोनों तो इक्वल हो गए, अभी क्या करें? ओआर तो पास नहीं होगी ना, क्योंकि 50-50 हो गया। मुझे तो 50-50 से ऊपर चाहिए ना, मेजोरिटी चाहिए। आर्टिकल्स अलाउ, ये बहुत जरूरी है। आर्टिकल्स अगर अलाउ करते हैं तो ही चेयरमैन ऑफ द मीटिंग चेयरमैन कौन होता है? अब मीटिंग है, एक लीडर तो चाहिए ना जो मीटिंग को आगे बढ़ाएगा, तो उसको चेयरमैन बोलते हैं। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कैन कास्ट एन एक्स्ट्रा वोट, और इस एक्स्ट्रा वोट को बोलते हैं कास्टिंग वोट। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा वोट है, उसको आप सेकेंड वोट बोल लो। ठीक है, अगर आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो अगर वो फेवर में वोट करते हैं तो ये, लेट्स से इफ ही वोट्स इन फेवर तो 31 हो गए, वोट्स अगेंस्ट 30 हो गए, सो द रेजोल्यूशन ओ आर इज पास्ड। लेकिन अगर चेयरमैन अगेंस्ट वोट कर लेता है तो वोट्स इन फेवर 30 है और अगेंस्ट इज 31, ओ आर इज नॉट पास्ड। ठीक है, देख लो आपने बराबर सब लिखा है ना, ये देखो चेक कर लो। एक मिनट, किसी का डाउट आया है? यस, यस, ये लिखा ना, मेरे साथ साथ ही लिख रहे हो, आई होप। अच्छा, अब स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कस करें। स्पेशल रेजोल्यूशन, सेम एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ टाइटल दे दो स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है? द votes cast in favor must be 3 times the votes cast against the resolution। मतलब 75% वोट्स जो हैं, दैट इज 3/4, शुड वोट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। ठीक है, 3/4 मतलब 75% फेवर में आने चाहिए वोट्स। अब देखो, सेम है, पहले वाले ही डिटेल्स ले लो। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी 100, total number of votes cast in favor of the resolution 70, sorry, total number of people who attended the meeting, and number of members
who abstained from voting. Therefore, number of members who voted is 60. Now let's say that number of votes in favor of the resolution are 50 and number of votes against the resolution are only 10. ठीक है, जो फेवर में है वो 50 है और जो अगेंस्ट है वो 10 है. Is a special resolution, लिखो मेरे साथ, is a special resolution passed? मैम पास तो तब होगी when the votes cast in favor are more than or equal to votes cast against. अब votes cast against कितने हैं? 10. 3 से मल्टीप्लाई करो 30 और वोट्स इन फेवर कितने हैं? 50 वोट्स है ना, सॉरी ऐसे लिख दो, वोट्स कास्ट अगेंस्ट इज 10 एंड फेवर इज 50. मुझे कितने चाहिए? 30. एक्चुअल कितने वोट्स हैं? मुझे 30 ही चाहिए थे टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, मिले तो मेरे को 50. ठीक है, मैं तो 30 से भी खुश थी. क्यों? बिकॉज वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट. वोट्स कास्ट अगेंस्ट कितने थे? 10, उसका 3 times 30. वोट्स कास्ट फेवर 30 होने चाहिए थे. ये तो है. मैम हम ऐसे कर सकते हैं क्या? 60 लोगों ने, ठीक है, 60 लोगों ने वोट किया, ठीक है, उसका 3/4 हमको फेवर में आना चाहिए था. उतना ही आएगा आपको आंसर. ठीक है, उतना ही आएगा आपको. सो 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट. मैं तो 30 में भी खुश थी, मेरे को तो 50 मिले ना. आई एम वेरी हैप्पी. सो इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास? यस. मेरे को तो 30 वोट्स ही चाहिए थे फेवर में, मेरे को तो 50 मिल गए. मैं तो बहुत खुश हूं. रेजोल्यूशन इज पास्ड. यस. चलो, तो ये था रेजोल्यूशन के बारे में. फिर क्लॉज 64 की तरफ आते हैं. पेड अप शेयर कैपिटल. इट इज द एग्रीगेट amount of money which is credited as paid up. तो जो भी अमाउंट आपका पेड अप है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 10 है, मैंने 6 रुपीज बुलवाए, दे दिए उन्होंने. अनपेड अनकॉल्ड कितना है? 4 रुपीज. जब जरूरत पड़ेगी तभी मंगवा लेंगे ना मैम. सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा क्या इसमें? वो भी तो पे किया था ना उन लोगों ने. नहीं, वो अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस, इट्स अ कैपिटल रिजर्व. सिक्योरिटीज प्रीमियम वो अलग से आएगा. दिस इंक्लूड्स द अमाउंट विच इज क्रेडिटेड एज पेड अप, but it does not include any other amount received in respect of shares by whatever name called. तो आप उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल दो. आप उसे शेयर प्रीमियम बोल दो, दोनों का मीनिंग तो सेम है. बाय वॉट एवर नेम यू कॉल.
वो नहीं आएगा। दिस शैल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, वो इधर नहीं आएगा। पोस्टल बैलेट इज अ मेथड ऑफ वोटिंग, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहां पर नहीं करूंगी मैं, जब वोटिंग करेंगे ना तब। लेकिन इधर मीनिंग दिया है तो समझ लेते हैं। वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट मीन्स वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं चाहती हूं कि बहुत सारे मेंबर्स वोट करने आए, बट कौन आता है, किसके पास इतना टाइम है, कभी बारिश है, कभी ऑफिस है, कभी लॉन्ग वीकेंड है, लोग गए हुए हैं, कौन वोट करने आता है ना। तो मैं लोगों को बोलती हूँ तुमको वोट करने आने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने घर पे बैठे बैठे वोट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, हम तुमको एक डैशबोर्ड देंगे, वहां पर जाओ वोटिंग करो, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो, वोट कर लो। लेकिन ऐसे बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी हैं या फिर जिनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आती ही नहीं है, तो हम उनको बोलते ठीक है एक काम करते हैं, हम आपको ना एक पेपर भेजते हैं, उसमें लिखा रहेगा कि ये 4 रेजोल्यूशंस है, आप बस टिक कर दो वेदर यू वांट टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। आप जब वो पेपर को हम बताएंगे डॉटेड लाइन है उधर फोल्ड करो, उसको स्टिक करो, वो एनवलप के फॉर्म में आ जाएगा। तो एनवेलप मतलब वो पेपर जो होता है ना, उसके आगे के साइड में वो रेजोल्यूशन का इंफॉर्मेशन है और पीछे के साइड में ना कंपनी का एड्रेस, पोस्टल स्टैम्प, ये सब लिखा रहता है। आपको बस उसको फोल्ड करना है और बाहर की साइड में, अरे ये तो एनवेलप बन गया, कंपनी का एड्रेस प्रिंटेड है, कंपनी ने उस पर स्टैम्प भी भरी हुई है, आपको बस जाना है और पोस्ट बॉक्स के लाल डब्बे में उसको डाल देना है। पोस्टल बैलेट में आपको मीटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई आने ही नहीं वाला है। तो आप लोगों को बोलते हो देखो मीटिंग तो होने ही नहीं वाली है। आप अगर ये सोच रहे हो कि अरे मीटिंग में अटेंड करेंगे, मीटिंग में वोटिंग करेंगे और फिर लास्ट मिनट पे कैंसिल कर देते हो, हमने मीटिंग ही नहीं रखी है। आप वोट करो घर पे बैठ के इलेक्ट्रॉनिकली या ये पोस्टल बैलेट से। सो पोस्टल बैलेट की जो वोटिंग होती है ना, दिस एक्चुअली मीन्स दैट नो जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स की मीटिंग होती है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं। नो जनरल मीटिंग इज हेल्ड, मीटिंग ही नहीं होती है। लोगों को लगता है ना अरे मीटिंग में जाके वोट करेंगे, फिर मीटिंग भी नहीं अटेंड करते, वोट भी नहीं करते, तो हम उनको बोलते देखो मीटिंग नहीं होने वाली है। वोटिंग या तो तुम पोस्ट से भेज दो अपना वोट, ठीक है, या तो तुम वोट पोस्ट से भेज दो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भेज दो, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो जाएगी। ये हम पढ़ेंगे वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग क्या होता है नॉल, लेकिन ये उसका लॉजिक है। मीटिंग नहीं हो रही, तुम घर पे बैठ के वोट करो या पोस्ट में डाल दो, तुम्हारा वोट आ जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड, एक्ट में लिखा रहता है ना एज प्रिस्क्राइब, तो कहाँ जाएं, रूल्स देखो, रूल में लिखा होगा ना, मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। हमारी जो एक्ट है वो रूल बेस्ड है। रूल बेस्ड मतलब हमको सेक्शंस तो पढ़ने ही है, साथ में रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक्ट बहुत बल्कि हो जाता है ना, और रूल्स को अमेंड करना, उसमें चेंजेस लाना ना बहुत इजी है, एक्ट में चेंजेस लाने में बहुत टाइम लगता है, फिर प्रोसीजर होता है। तो रूल्स को फ्रेम करने की पावर हमने गवर्नमेंट को दी हुई है कि भाई आप देख लो, अभी फिलहाल तो वी आर नॉट रेडी विद द प्रोसीजर, वी आर नॉट रेडी विद द लिमिट्स, वी आर नॉट रेडी विद द फीस अमाउंट, बाद में आप देख लेना क्या रखना है आपको। एज प्रिस्क्राइब्ड के लिए वी विल गो टू द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। मैंने बताया था आपको एवरी चैप्टर विल हैव एटलीस्ट वन सेट ऑफ रूल्स। प्राइवेट कंपनी मैंने डिटेल में डिस्कस किया, इन चैप्टर 2 हम आगे पढ़ेंगे। प्रमोटर भी हम आगे और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लॉज 69, ये क्लॉज नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 क्लॉज 69। अब ना बाद में जब मैं आपको प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ाऊंगी ना, तो तभी भी मैं यही रिपीट करने वाली हूँ। डेफिनेशन ये बताती नहीं कि प्रमोटर क्या काम करता है,
अब देखिए, देखो ना, प्रमोटर क्या काम करेगा? प्रमोटर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा, प्रमोटर कैपिटल का अरेंजमेंट करेगा, प्रमोटर जो है वो एम्प्लॉई करेगा, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर है वो करेगा, मेमोरेंडम आर्टिकल्स ड्राफ्ट करेगा, फंडिंग लेकर आएगा, इतना सारा काम, मतलब मार्केट सर्वे करना, बहुत सारा काम है उसके पास में। स्वॉट एनालिसिस करो, प्रोडक्ट की प्राइसिंग करो, ये सब करता है ना प्रमोटर। बेसिकली कंपनी चालू करता है। लेकिन डेफिनेशन प्रमोटर क्या काम करता है ये बताता ही नहीं है। वो सिर्फ ये बताने के लिए उत्सुक है, हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एज अ प्रमोटर इन केस समथिंग गोज रॉन्ग इन द कंपनी। कुछ भी लफड़ा हो गया तो प्रमोटर कौन है जिसको हम लायबल कर सकते हैं? बस वो प्रमोटर को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये जो डेफिनेशन है, इट डज नॉट मेंशन द वर्क ऑफ अ प्रमोटर। अरे वो तो लिखा ही नहीं है कि प्रमोटर क्या काम करता है। वो सिर्फ इतना है कि हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन केस समथिंग गोज रॉन्ग इन द कंपनी, आइडेंटिफाई कर रही है। डेफिनेशन merely identifies the promoter who should be held responsible in case anything goes wrong in the company। तो देखो, हम प्रमोटर किसको मानेंगे? एनीवन who has been named as such, मतलब named as a promoter in the prospectus। अगर prospectus में आपका नाम लिखा है कि आप प्रमोटर हो, तो आप प्रमोटर हो ना, ठीक है। who has been named as such मतलब as promoter। प्रोस्पेक्टस में लिखा है ये हमारे प्रमोटर हैं, तो आप हमारे प्रमोटर हो। और who is identified by the company in the annual return under section 92। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में लिखा है कि भाई ये हमारा प्रमोटर है, तो आप हमारे प्रमोटर हो। तो या तो आपका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है तो आप हमारे प्रमोटर हो, ठीक है। आपका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, कुछ ज्यादा ही थिक हो गया ना, एक मिनट। तो मैंने आपका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है तो आप मेरे प्रमोटर हो, या आपका नाम मैंने एनुअल रिटर्न में लिखा है कि भाई ये हमारा प्रमोटर है, तो आप हमारे प्रमोटर हो। एनी पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी को कंट्रोल करता है, यही तो प्रमोटर का काम होता है। तो अगर आप, इफ यू हैव कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली आप कंट्रोल कर रहे हो एज अ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। डायरेक्टर के पास डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, शेयर होल्डर के पास भी कंट्रोल तो रहता ही है, तो आप प्रमोटर हो। In accordance with whose advice, directions, instructions the board is accustomed to act। ये मेरे कीवर्ड्स हैं। वही सेम एग्जाम्पल, गिल्फर मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने का एग्जाम्पल, ठीक है। गिल्फर मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने, उसमें क्या हुआ था? हॉर्ने के बोलने पर ही हम सारा काम करते हैं, उससे बिना पूछे, वी ऑलवेज रन इट बाय हिम, उससे बिना पूछे हम काम ही नहीं करते। हॉर्ने कैन बी योर प्रमोटर, वो आपका प्रमोटर जैसा ही है, वो वही काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पर्सन्स आर एक्टिंग म्योरली इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। जैसे मेरा एक फ्रेंड है ना, कंपनी सेक्रेटरी, उसने मुझे हेल्प किया टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। मैं अटक गई थी कहीं तो भी, तो उसने मुझे हेल्प किया टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। वो तो उसका काम है ना, वो थोड़ी ना प्रमोटर बन जाएगा, वो तो उसका काम है। बट वॉट इफ ही इज एक्टिंग बियॉन्ड हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो फिर वो प्रमोटर है ना। तो ये जो पर्सन है, एग्जाम्पल सी ए, सी एस,
CMA, एडवोकेट। अगर वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में रहते हुए मेरी मदद कर रहा है तो हाँ, तो वो प्रमोटर नहीं है। बट इफ ही एक्ट्स beyond his professional capacity, then he may be regarded as a promoter. ठीक है, तब उसको प्रमोटर मानेंगे। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। ये तो एक पूरा चैप्टर है, वहां पर तो हमको डिस्कस करना ही है। इट मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। आप बोलते हो ये प्रोस्पेक्टस है तो ठीक है, हम मान लेते हैं। आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। इट इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस है, अभी करके कोई फायदा नहीं है, जब हम चैप्टर में आएंगे तब करेंगे। या फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस, any other notice, circular, advertisement, any other document inviting offers from the public। कोई भी नाम दे दो, नोटिस बोलो, सर्कुलर बोलो, इसको ना बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो रेड हेरिंग एक टाइप का प्रोस्पेक्टस है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो यूज करके आप लोगों से सब्सक्रिप्शंस इनवाइट कर रहे हो, उनको बोल रहे हो आओ मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप उनको बोल रहे हो मेरी कंपनी के सिक्योरिटीज परचेज करो, तो जो डॉक्यूमेंट इनवाइट कर रहा है उसको हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। दैट्स अ प्रोस्पेक्टस। जैसे आपकी आईसीएआई ने भी आपको प्रोस्पेक्टस दिया है ना, आओ हमारे हमारे यहाँ पे एडमिशन लो। यस, तो दैट इज अ प्रोस्पेक्टस। वो इनवाइट कर रहा है, इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर। यस, इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर। पब्लिक कंपनी अगेन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज करेंगे। ये तो आपने फाउंडेशन में भी करी होगी, डेफिनेशन क्लॉज 71 में आता है। इट्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी, बहुत सही डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड इट हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। फिलहाल तो कुछ प्रिस्क्राइब किया नहीं है। 5,000 रुपए से, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए से भी आप पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बस थोड़े पैसे तो लाने पड़ेंगे ना, वरना इनकॉर्पोरेशन में जो खर्चा होगा वो कैसे लोगे। कंपनी विच इज अ subsidiary, okay, provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company even when such subsidiary continues to be private by the articles। मैम कुछ भी नहीं समझा हमको तो। अब लेट्स से कि ए लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, नाम में लिमिटेड है ना, प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, तो ये पब्लिक कंपनी है। इसी की एक सब्सिडरी है, बी लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी।
ओके, तो ये देखा जाए तो है एक प्राइवेट कंपनी, लेकिन कंपनीज एक्ट के लिए इसे भी पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो डीम्ड पब्लिक कंपनी। मैम डीम्ड पब्लिक कंपनी मतलब अभी इसको अपने नाम से प्राइवेट निकालना है क्या? अब इसको वो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो भी निकालने हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। दिस कंपनी, ओके, ये जो डीम्ड पब्लिक कंपनी है, इट कैन कंटिन्यू टू रिमेन प्राइवेट बाय इट्स आर्टिकल्स। मतलब इसके नाम में प्राइवेट वर्ड रहेगा, इसके आर्टिकल्स में वो 3 रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। ये सारा काम प्राइवेट के जैसे करेगी, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, सब प्राइवेट का ही होगा। सिर्फ प्रिविलेजेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी शैल नॉट बी अवेलेबल, बस इतना ही होगा। जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो एग्जेम्पशंस होती हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, जो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को दिए हुए हैं, वो इसको नहीं मिलेंगे। ऑल प्रोविजंस ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल अप्लाई। तो आपको हम प्राइवेट कंपनी मानेंगे ही नहीं, पब्लिक के प्रोविजंस अप्लाई। हाँ, लेकिन आपके प्राइवेट आपके नाम में प्राइवेट रहेगा, आपको आपके आर्टिकल्स में वो रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगे कि आप पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते, मैक्सिमम 200 ही मेंबर्स चाहिए, ये सब रहेगा। ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शंस, ये सब कुछ रहेगा, लेकिन प्रोविजंस ऑफ पब्लिक कंपनी विल अप्लाई। तो यू कैन रिमेन प्राइवेट बाय इट्स आर्टिकल्स। ठीक है, सिर्फ इतना है कि प्राइवेट कंपनी के प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स, एग्जेम्पशंस वो नहीं मिलेंगे आपको। ऑल प्रोविजंस ऑफ पब्लिक कंपनी शैल अप्लाई, बस यही है फर्क। ठीक है, ये लिख रहे हो तो लिखो। डन। ठीक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या होता है? एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बाय आरओसी। हर आरओसी बोलेगा कि ये मेरा रजिस्टर है, इतनी कंपनीज मेरे अंडर रजिस्टर हुई हैं। सो इट्स अ रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन्ड बाय रजिस्ट्रार। ठीक है, तो हर रजिस्ट्रार एक रजिस्टर मेंटेन करता है कि मेरे हाथ के अंडर इतनी कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, मैं इनको कंट्रोल करता हूं, ये मुझे रिपोर्ट करेंगी, मैं उनका रजिस्ट्रार हूं। आप ये रिकॉर्ड मैम कैसे मेंटेन करोगे? देखो, या तो आप इसको पेपर पे मेंटेन कर सकते हो फिजिकली, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपको ये रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है आरओसी, आप देख लो। मैम फिर रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज।
लेकिन एक्ट में रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का मतलब सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं होता, उसके साथ में कोई एडिशनल रजिस्ट्रार होगा, जॉइंट रजिस्ट्रार होगा, डेप्यूटी रजिस्ट्रार होगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होगा, जिसके पास ड्यूटी है, जिसको हमने ड्यूटी दी है ऑफ रजिस्टरिंग कंपनीज एंड डिस्चार्जिंग वेरियस फंक्शंस। तो रजिस्ट्रार में वो भी आएगा। मैम ऐसे क्यों? अरे एक पर्सन थोड़ी ना होता है, वो अकेला थोड़ी ना सारा काम करेगा, सुपरमैन है क्या? तो रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट, ये भी रजिस्ट्रार ही है ना। सब कंपनी रजिस्ट्रेशन का ही तो काम करते हैं, तो उसने पावर डेलीगेट की हुई है, उसके साथ में कोई काम करता है, वो भी रजिस्ट्रार्स है। ये सब कुछ आता नहीं है एग्जाम में। रिलेटेड पार्टी, अरे सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इतना कंफ्यूजिंग है, समझ में ही नहीं आता। तो मैंने इसका ना एक नोट बनाया है, बहुत सिंपल है वो। ये देखो, अगर आपने ये नोट पढ़ लिया, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपको पूरी डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। बस ये समझना है आपको और यही लिखना है, ठीक है। अब मैम सबसे पहले तो ये रिलेटेड पार्टी होती कौन है, इसका कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फायदा होगा इससे। ये कॉन्सेप्ट पढ़ना ही क्यों है हमें? अच्छा देखो, नाउ लेट्स से कि मैं एक कंपनी हूं और मेरे रिश्तेदार की एक शॉप है, मैं वही गुड्स में डील करती हूँ। लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं और मेरे रिश्तेदार की भी एक शॉप है, मेरा मतलब मामा है मेरा। तो अब मैं मेरे मामा को बोलती हूँ, देखो मामा, अभी ना मेरी कंपनी है, उसको वही गुड्स चाहिए जो आप डील करते हो। हमारा पैसा कहाँ लगा हुआ है? तो लोगों का पैसा लगा हुआ है ना। मैं कॉन्ट्रैक्ट आप ही को दूंगी, आप ये गुड्स किसको बाहर कितने में बेचते हो? वो बोलते हैं 100 रुपए में बेचता हूं। मैं आपको 150 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ। क्या बात है, 150? हाँ, ये जो 50 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, उसमें से 40 आप रख लो, चलो ऐश करो। 10 रुपीज मुझे कैश दे देना ना, आप अपने बिजनेस से निकाल के मेरे को दे देना, मेरा भी फायदा कराओ। तो जो चीज कंपनी को मार्केट में 100 रुपए में मिल सकती थी, मामा जी भी वही वही प्राइस में बेच रहे थे ना। जो चीज कंपनी को 100 रुपए में मिल सकती थी, कंपनी अब वही चीज मामा जी से 150 रुपए में खरीद रही है। मामा जी को तो 40 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो, मतलब इसमें भी तो वो कमा ही रहे होंगे। कंपनी से 40 रुपए भी कमा रहे हैं और 10 रुपए, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं डायरेक्टर हूं ना कंपनी की, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। और मैंने मेरे मामा जी को भी फायदा करा रही हूँ। तो ये केस में लॉ बोलता है दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इस पे हमारी नजर होनी चाहिए। मैम ये रिलेटेड पार्टी कैसा हो गया? अरे डायरेक्टर का रिलेटिव है ना। एक और एग्जांपल ले लो, डी डायरेक्टर है कंपनी का, इसकी एक पार्टनरशिप फर्म भी है जिसमें ये पार्टनर है, ठीक है। डी और आर, ये दोनों ही पार्टनर है। वैसे तो ये गुड्स 100 रुपए में मिलते हैं मार्केट में, लेकिन डायरेक्टर है ना, पावर उसी के पास है कॉन्ट्रैक्ट देने की। उसने अपने ही फर्म को 150 रुपए में गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मतलब अभी कंपनी उस फर्म से 150 रुपए में गुड्स खरीदेगी। तो कैन आई से कि डायरेक्टर को 50 रुपए का फायदा हो गया। यस, वो कंपनी से 50 रुपीज एक्स्ट्रा निकाल रहा है और वो पार्टनरशिप फर्म में उसको ये पैसे मिल जाएंगे, तो खुद का फायदा करवा रहा है ना। इन ट्रांजैक्शंस पे हमें नजर रखनी है। ये है हमारे रिलेटेड
पार्टी ट्रांजैक्शन। मैम रिलेटेड पार्टी मतलब कंपनी का ज्यादा पैसा जा रहा है ना, क्योंकि स्कैम्स हो पा रहे हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। डायरेक्टर अपने ही फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है, तो ये फर्म उसकी रिलेटेड पार्टी होगी ना, हम इन ट्रांजैक्शंस पे नजर रखेंगे। लॉ ये नहीं बोलता है ट्रांजैक्शन मत करो। आप ये मत समझो कि क्योंकि वो डायरेक्टर की फर्म है, डायरेक्टर का रिलेटिव है, तो हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ऐसा मैं नहीं बोल रही। आपको ट्रांजैक्शन करना है करो, लेकिन आर्म्स लेंथ पे करो। मैम आर्म्स लेंथ क्या होता है? आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन मतलब अगर मार्केट में वो चीज 100 रुपए में मिल रही है, तो पार्टनरशिप फर्म भी कंपनी को 100 रुपए में ही वो चीज दे रही है। ऐसे नहीं 150 रुपए में दे रही है कंपनी को और कंपनी से 50 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है। तो आपको करना है तो आर्म्स लेंथ में करो तो अलाउड है, लेकिन हम नजर रखेंगे क्योंकि ऐसी गड़बड़ हो सकती है। एक और एग्जाम्पल है, देखो। कंपनी डायरेक्टर की फर्म को बोलती है, देख डायरेक्टर्स फर्म, मुझे ना इस साल अपने सेल्स बढ़ाने हैं, ठीक है, मुझे दिखाना है कि मैंने बहुत सेल किया है, मैं ना इन्वेस्टिंग मतलब मनी लेना रेज करना चाहता हूँ। तो इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करेगा जब मैं बहुत सारी सेल्स दिखाऊंगा। तो ना मैं सेल्स दिखाऊंगा कि मैंने बहुत सारे गुड्स है ना तुझे बेचे हैं। फिर साल खत्म हो जाएगा, मेरी सेल्स तो बढ़ गई है। अगले साल तू यही चीज रिटर्न कर देना तो मैं सेल्स रिटर्न दिखा दूंगा। बस इस बार संभाल ले, ठीक है। ये गड़बड़ पॉसिबल है, ये जो फ्रॉड है ये पॉसिबल है, क्योंकि वो डायरेक्टर की फर्म है, अपनी फर्म है ना। डायरेक्टर की फर्म मतलब अपनी फर्म हो गई ना। तो ऐसी मैनिपुलेशंस पॉसिबल हैं क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी है। तो हम मना नहीं कर रहे, बस हम आप पे नजर रख रहे हैं। तो लॉ बोलता है व्हाट इज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? इट इज एन अरेंजमेंट, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट हैव अ प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस रिलेशन। अब देखो ना, यहां पर कंपनी और उसी के डायरेक्टर की फर्म है, मेरे ही डायरेक्टर की फर्म है ये। तो इनके बीच के जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दे दिए, 1, 2 एंड 3। कंपनी आउटसाइडर्स को गुड्स 100 रुपीज में बेचती है, लेकिन रिलेटेड पार्टी को सस्ते में दे रही है और नुकसान खुद उठा रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरी रिलेटेड पार्टी है तो उसको 80 रुपए में दे रही हूं मैं गुड्स। ये तो गलत है ना, कंपनी का नुकसान हो रहा है। हम ये ट्रांजैक्शन नहीं अलाउ कर सकते, हमारी नजर है इस पे। क्यों स्क्रूटनाइज कर रहे हो? रिलेटेड पार्टी में गेट फेवर्ड ट्रीटमेंट, जैसे यहां पर डिस्काउंट में आपको गुड्स दिए जा रहे हैं, दे मे गेट फेवर्ड ट्रीटमेंट, दिस में अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को 20 रुपए कम मिल रहे हैं ना, जो चीज 100 रुपए में बाहर वाले खरीदते हैं, आपकी रिलेटेड पार्टी 80 में ले रही है। मतलब कंपनी सस्ते में वो गुड्स उस रिलेटेड पार्टी को दे रही है ना, उसका फायदा करवा रही है। However, concerns arise when these transactions are beneficial to the related party and detrimental to the other stakeholders. Stakeholders actually एक बहुत ही वाइड टर्म है। शेयर होल्डर में सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए। स्टेक होल्डर एक बहुत वाइड टर्म है जिसमें गवर्नमेंट भी आती है, क्रेडिटर्स आते हैं, डेटर्स आते हैं, सोसाइटी आती है, बहुत लोग आते हैं। तो दूसरे का फायदा करा रही है और कंपनी का नुकसान करा रही है, तो इसीलिए मना है। हाँ, लेकिन अगर मैं आर्म्स लेंथ में करूं कि मतलब जो प्राइस मैं बाहर वालों को दे रही हूँ वही प्राइस कंपनी को भी मिल रहा है, तो फिर ठीक है, देन इट्स ओके। ट्रांसपेरेंसी असेंशियल है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। वी नीड स्पेसिफिक कंप्लायंसेस विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, आपको लिखना है ना, ये लिखो चलो।
ये लिख लो। ये भी लिखो। अब पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आप एक कंपनी हो, ठीक है, आप एक कंपनी हो। आपका डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है। आपकी कंपनी ने अगर डायरेक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी की रिलेटेड पार्टी है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये सब रिलेटेड पार्टीज हैं, ठीक है। तो कंपनी के लिए कौन रिलेटेड पार्टी है? कंपनी का डायरेक्टर। डायरेक्टर का रिलेटिव भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आता है। तो कंपनी का डायरेक्टर और उसका रिलेटिव रिलेटेड पार्टी है। केएमपी और केएमपी का रिलेटिव रिलेटेड पार्टी है। एक ऐसी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, in which the director or manager or their relative is a partner, तो वो पार्टनरशिप फर्म कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है। मैम कैसे? एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मेरा डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर या उनका रिलेटिव पार्टनर है, तो वो पार्टनरशिप फर्म मेरी रिलेटेड पार्टी है। वंस अगेन, एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें मेरी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, तो ये फर्म हमारी रिलेटेड पार्टी है। एक ऐसी पब्लिक कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी है जिसमें मेरे कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर इस पब्लिक कंपनी में भी डायरेक्टर है, एंड दिस डायरेक्टर होल्ड्स आइदर ऑन हिज ओन और टुगेदर विद रिलेटिव, ठीक है। तो मेरी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर इस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, एंड he either on his own or with relative holds more than 2% of the paid up share capital of this public company, तो ये पब्लिक कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। एक बार फिर से, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है, तो सपोज मेरे कंपनी में मिस्टर डी एक डायरेक्टर है और मिस्टर डी एक और पब्लिक कंपनी में भी डायरेक्टर है। सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, ही आइदर ऑन हिज ओन or along with his relative holds more than 2% of the paid up share capital of this public company, मतलब वो इस पब्लिक कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर नहीं है,
2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड भी करते हैं, तब जाके ये पब्लिक कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ये जो होल्डिंग है ना, ये मिस्टर डी या तो खुद होल्ड करते हैं ऑन हिज ओन, सो दिस डायरेक्टर और मैनेजर में होल्ड मोर देन 2% आइदर इंडिविजुअली और अलॉन्ग विद देयर रिलेटिव। तो या तो सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, he also holds more than 2% of the paid up share capital of such public company. This holding may be either on his own or along with relative. तो ये पब्लिक कंपनी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी इन विच द डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, ये कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर है। So such private company in which director or manager or their relative is a member or director. So let's say for example Mr. X, ठीक है, Mr. X मेरी कंपनी का डायरेक्टर है और Mr. X इस प्राइवेट कंपनी में या तो मेंबर है या फिर डायरेक्टर है। तो ये प्राइवेट कंपनी इनकी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ओके, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या उसका रिलेटिव, ओके, हमारी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या रिलेटिव इस प्राइवेट कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर है, तो ये प्राइवेट कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। मैम क्यों? अब देखो, मिस्टर एक्स कंपनी में डायरेक्टर है और मिस्टर एक्स इस प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो वो बोल सकता है ना, देख प्राइवेट कंपनी, मैं दोनों में डायरेक्टर हूं, मैं बुक्स को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता हूं, कौन आने वाला है चेक करने, मुझे पता है दोनों के बुक्स में क्या लिखा है, क्या एंट्री पास हुई है। सो मैनिपुलेशन अलाउड है क्योंकि दोनों में डायरेक्टर कॉमन है। स्कैम्स पॉसिबल है क्योंकि ही इज कंट्रोलिंग द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनीज। यहां का मैनेजर और यहां का मैनेजर सेम है, तो वो मैनिपुलेशंस कर सकता है ना। कौन पूछने वाला है? डायरेक्टर अगर बोल दे नहीं हमको इसी प्राइवेट कंपनी से गुड्स खरीदने हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के हैं, कौन उसको ऑब्जेक्ट करेगा? वो यहां पर भी डायरेक्टर है और यहां पर भी डायरेक्टर है, दोनों को कन्विंस कर सकता है। तो मेरे कंपनी में मिस्टर एक्स जो डायरेक्टर है वो इस प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर या मेंबर है, ठीक है। अब कंपनी है तो एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट whose board of directors manager acts with the advice, directions, instructions of the director or manager of the company. अब मिस्टर डी इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो मिस्टर डी इस कंपनी का डायरेक्टर है और यही मिस्टर डी, ओके, इनको एडवाइस भी करता है कि तुमको अपनी कंपनी कैसे चलानी चाहिए। अब सुनो, एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड, मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर इससे पूछकर ही सारे डिसीजंस लेते हैं। आई रिपीट, बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड, मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर
इससे सलाह लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इनडायरेक्टली मिस्टर डी ही इस बॉडी कॉर्पोरेट को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर डी को पूछ के ही सारे काम करते हैं, इनसे बिना पूछे कुछ करते ही नहीं। तो क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट इसी से पूछ के चल रहा है, तो ये हमारा रिलेटेड पार्टी हो गया ना। हम जो बोलेंगे वो ये करेगा, डायरेक्टर जो बोलेगा वो बॉडी कॉर्पोरेट करेगी। यस तो इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली हम इसको कंट्रोल ही कर रहे हैं ना। डायरेक्ट मिस्टर डी से बिना पूछे ये लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं, तो ये मेरी रिलेटेड पार्टी हो गई। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट थी, ये एनी पर्सन है। एनी पर्सन ऑन हुज अच्छा ये उल्टा है एक्चुअली। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ माई कंपनी एक्ट, ये उल्टा हो गया। यहां पर क्या हो रहा था, बॉडी कॉर्पोरेट मेरे डायरेक्टर से पूछ के काम कर रही थी। अब ये उल्टा है, हमारी कंपनी किसी और के बोलने पर काम कर रही है। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन माई डायरेक्टर और मैनेजर एक्ट। तो मेरे कंपनी का एक डायरेक्टर है एक्स, वो मिस्टर पी से ही सारी बातें पूछ के करता है। मेरा डायरेक्टर कंपनी पी से ही सारी बातें पूछ के आगे बढ़ता है, सब कंसल्टेशन करता है। तो ये पी हमारी रिलेटेड पार्टी है। हाँ, लेकिन अगर ये लोग सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में रहते हुए एडवाइस दे रहे हैं, जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, तो फिर वो लोग रिलेटेड पार्टी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे हैं ना। तो यहां पर क्या हुआ, हमारे कंपनी का डायरेक्टर इनको एडवाइस दे रहा था, अब यहां पर कंपनी इनका एडवाइस ले रही है, तो ये भी रिलेटेड पार्टी है, ये भी रिलेटेड पार्टी है। एनी अदर प्रिस्क्राइब पर्सन तो आ ही सकते हैं। दिस वाइडन्स द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन। अच्छा अब सुनो, मेरी कंपनी की होल्डिंग मेरी रिलेटेड पार्टी है, मेरी कंपनी की सब्सिडरी मेरी रिलेटेड पार्टी, और मेरी कंपनी का एसोसिएट। ठीक है, तो लेट्स से ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी की होल्डिंग कंपनी, मैं कंपनी हूं, मेरी होल्डिंग मेरी रिलेटेड पार्टी है, मेरी सब्सिडरी मेरी रिलेटेड पार्टी है, मेरा एसोसिएट मेरी रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, मैं कंपनी हूं, मैं बीच में खड़ी हूं, मेरी होल्डिंग जो मुझे कंट्रोल करती है वो मेरी रिलेटेड पार्टी है, मैं जिसे कंट्रोल करती हूं मेरी सब्सिडरी वो मेरी रिलेटेड पार्टी है, मेरी एसोसिएट मेरी रिलेटेड पार्टी है। तो कंपनी, तेरी होल्डिंग, तेरी सब्सिडरी, तेरी एसोसिएट, तेरी रिलेटेड पार्टी है। एक कंपनी है, उसकी दो सब्सिडरीज हैं, इनको हम बोलते हैं फेलो सब्सिडरीज। क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं फेलो सब्सिडरीज। कंपनी, मैं कंपनी हूं, मेरी S1 सब्सिडरी मेरी रिलेटेड पार्टी है, S2 मेरी रिलेटेड पार्टी है, और दोनों एक दूसरे की भी रिलेटेड पार्टीज हैं। तो कंपनी के लिए S1 रिलेटेड है, कंपनी के लिए S2 रिलेटेड है, S1 S2 ये लोग भी रिलेटेड पार्टी है। मतलब S1 के लिए S2 रिलेटेड पार्टी है, S2 के लिए S1 रिलेटेड पार्टी है। आई रिपीट, कंपनी के लिए उसकी सब्सिडरीज दोनों रिलेटेड पार्टी है, S1 के लिए S2 रिलेटेड पार्टी है, S2 के लिए S1 रिलेटेड पार्टी है।
अच्छा, अब इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर, एक्स लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड more than 20% of the total voting power in Y Limited. More than 20%. Associate. Yes. तो X ने Y में 20% से ज्यादा, मतलब 50% से कम, 20% से ज्यादा 50% से कम इन्वेस्ट किया है, मतलब Y लिमिटेड, मैं इधर लिख दूं लेस देन 50%। तो मैंने इसमें 20% डाला है, तो ये एसोसिएट हो गई ना एक्स की। एक्स इज कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी ऑफ वाई। वाई के लिए उसका इन्वेस्टर, इन्वेस्टिंग कंपनी रिलेटेड पार्टी है। तो एक्स लिमिटेड कौन है? एक्स लिमिटेड इन्वेस्टिंग कंपनी है। तो एक ऐसी इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर, वो भी इन्वेस्टर ही होता है ना, इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर इज द रिलेटेड पार्टी ऑफ वाई। तो ये इन्वेस्टिंग कंपनी आपके लिए रिलेटेड पार्टी है, तो आपकी इन्वेस्टिंग कंपनी आपकी रिलेटेड पार्टी है। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में 20% से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, ये इसकी एसोसिएट है। सो एक्स इज द रिलेटेड पार्टी ऑफ वाई, तब जाके इसे इन्वेस्टिंग कंपनी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये लिखूं, लास्ट पार्ट। कुछ एग्जेम्पशंस हमने पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को दिए, प्राइवेट कंपनी को कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं। XYZ प्राइवेट कंपनी है, उसकी 2 सब्सिडरीज हैं, दोनों प्राइवेट हैं। अब अगर मैं ये फॉलो करूं, ये ठीक है, अगर मैं ये लॉजिक फॉलो करूं, एक कंपनी की 2 सब्सिडरीज हैं, तो हाँ, ये तो रिलेटेड पार्टी है, ये भी रिलेटेड पार्टी है, होल्डिंग सब्सिडरी है ना, लेकिन फेलो सब्सिडरीज भी तो रिलेटेड पार्टीज हैं ना। सो वाई प्राइवेट लिमिटेड एंड जेड प्राइवेट लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज, लेकिन हमने प्राइवेट कंपनीज को एग्जेम्पशन दी है। However, as per the exemption, this clause कि ये दोनों भी रिलेटेड है shall not apply to one related, shall not apply to a private company with respect to 188। मैम ये क्या है? 188 बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की। मैम कंफ्यूज हो गए, हम जो क्लॉज पढ़ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्लॉज 76। यस, क्लॉज 76 रिलेटेड पार्टीज मतलब दोनों पार्टीज में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तू मेरी रिलेटेड पार्टी, तू मेरा रिलेटेड पार्टी। 188 उनकी ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मानता है। ठीक है, तो क्लॉज 188 जो है, सॉरी सेक्शन 188, वो बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की। मतलब मैम लॉ बोलता है क्योंकि तुम प्राइवेट कंपनीज हो, तुम्हें हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। किसके लिए? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए। मतलब तुम्हारे बीच की ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं मानेंगे, हम स्क्रूटनी नहीं करेंगे क्योंकि तुम प्राइवेट कंपनी हो, तुमको एग्जेम्पशन दी है।
तो इन दोनों की ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे, स्क्रूटनी नहीं करेंगे. This clause shall not apply to a private company. So they are not related party for the purpose of section 188. मतलब related party transactions के लिए तुम्हें related party नहीं मानेंगे, तुम्हारे बीच की transactions पे हम scrutiny नहीं करेंगे. लेकिन अगर इनके कोई कॉमन डायरेक्टर्स आ गए, दोनों में डायरेक्टर है, मतलब मिस्टर क्यू जो है वो इसमें भी डायरेक्टर है, इसमें भी डायरेक्टर है, हाँ फिर तो मैनिपुलेशन हो सकती है ना. तो फिर तुम्हें हम ट्रांजैक्शंस के लिए रिलेटेड पार्टी मानेंगे. ठीक है, ये भी लिख लो. ये नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ करवाऊंगी तो और भी क्लियर होगा. मतलब एक क्वेश्चन है, क्लियर तो अभी भी है. तो हम इन्हें रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे, मतलब इनके बीच की ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी नहीं है, इन पे स्क्रूटनी नहीं लगाई जाएगी. ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक राउंड अप कर लेते हैं. आज हमने डिस्कस किया ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, पेड अप शेयर कैपिटल, प्रमोटर कौन होता है, प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी, बहुत नोट्स बनाए, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार, एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो सुपर इंपॉर्टेंट है. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. थक गए, आज बहुत हेक्टिक डे था. टुडे आई स्टार्टेड माय डे एट 12 o'clock. 12 o'clock का पहला लेक्चर था, मतलब मुझे 11 बजे घर से निकली हूँ और अब 8 बजने आए हैं, तो अभी तो थक गई. आज थक गई. चलो अब जाके एक बढ़िया सी कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ा कुछ खाऊंगी, बहुत भूख लगी है अभी. बढ़िया सी कॉफ़ी पीऊँगी एंड देन आई विल एंड माय डे. आप क्या करने वाले हो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना. लेक्चर के बाद क्या करोगे बता देना. मैं तो भाई अभी कॉफ़ी पीने वाली हूँ. एक बहुत ही अच्छी सी ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी अपने लिए. अभी ना एक्चुअली स्टूडियो में कोई नहीं है, सब घर चले गए. शांति से बैठूंगी एंड एक वेब सीरीज़ देख रही हूँ फ़िलहाल, वो लगाऊंगी. 15-20 मिनट शांति से बैठूंगी, फिर घर जाऊंगी. माई सन इज़ कॉलिंग मी कि भाई कभी आ रहे हो, उसका स्कूल है कल. एंड लेकिन 15 मिनट बाद जाऊंगी, थोड़ा ज़रा रिलैक्स चिल करके. बाय 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 बाय. एंड करती हूँ लेक्चर.